गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम का चौथा पार्ट पढ़ेंगे और आज हमें पढ़ना है नेफ्रॉन में या किडनी में होने वाला रीअब्जॉर्प्शन या पुनर्अवशोषण की क्रिया। हमने कल आपको बताया था कि जो मूत्र का निर्माण होता है या यूरिन का फॉर्मेशन होता है वो क्रिया 3 चरणों में होती है। पहला होता है फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जो हमने कल डिस्कस कर दिया। दूसरा होता है पुनर्अवशोषण यानी रीअब्जॉर्प्शन, जो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पुनर्अब्जॉर्प्शन की आवश्यकता क्यों पड़ती है ये थोड़ा विस्तार में ही मैंने कल आपसे डिस्कस कर लिया था। तो देखिए आगे क्या है कि जो फंक्शन टिब्यूल्स का फंक्शन है, टिब्यूल्स मतलब जो बोमैन कैप्सूल से जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आता था नीचे, जिसका फिर हम जोनेशन करते थे, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल पीसीटी, फिर लूप ऑफ हेनले, फिर डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट। दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ टिब्यूल्स। तो टिब्यूल का फंक्शन क्या होता है, यहाँ लिखा हुआ है कि द मेन फंक्शन ऑफ द टिब्यूल इज रीअब्जॉर्प्शन यानी कि पुनर्अवशोषण। क्यों पुनर्अवशोषण? क्योंकि जितना प्लाज्मा फिल्ट्रेशन के दौरान बाहर आ जाता है, फिल्ट्रेट में आ जाता है, उसका अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलिए कि अप्रोक्सीमेटली 99% हैज टू बी रीअब्जॉर्ब। उसमें से 99% का पुनर्अवशोषण होना आवश्यक है, अन्यथा शरीर का सारा पानी जो है ना 24 मिनट के अंदर बाहर हो जाएगा। दूसरा काम जो टिब्यूल्स का होता है वो सिक्रीशन का होगा। तो ऑब्वियस ही बात है कि इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द रीअब्जॉर्प्शन पार्ट ओनली। तो रीअब्जॉर्प्शन किस चीज का होता है? तो कल मैंने आपको बताया था कि पहले तो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे सोडियम होता है, क्लोराइड होता है, कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज होता है, एमाइनो एसिड होते हैं, ये सारे होते हैं। और उसमें से देखा ये गया है कि नेफ्रॉन का जो हर सेगमेंट है या हर टिब्यूल है उसमें अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजों का रीअब्जॉर्प्शन होता है। जैसे पानी का जहां रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है वहां पर सॉल्ट का रीअब्जॉर्प्शन होगा या नहीं होगा कोई जरूरी नहीं है। यूरिया का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है, ये ऑस्मोलैरिटी बढ़ाने के लिए होता है। तो ये सारी चीजें कैसे संभव होती है देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में कि क्या लिखा हुआ है कि द जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, कल हमने आपसे डिस्कस किया था कि इट्स 180 लीटर पर डे, मतलब दिन भर में 180 लीटर खून क्षमता है। हमारे शरीर का जितना भी खून है बॉडी में टोटल 5 से 6 लीटर, वो सारा का सारा दिन भर में 30-35 बार उसका फिल्ट्रेशन होता है हमारे किडनी द्वारा। नाउ आउट ऑफ द इंटायर फिल्ट्रेट, जो 180 लीटर एक दिन में निकल फिल्टर होता है, उसका 99% रीअब्जॉर्ब होता है। ये आप इस बात से समझ सकते हैं कि आदमी यूरिनेट कितने लीटर करता है 24 घंटे में, कितने लीटर उसका मूत्र त्याग करता है। तो ऑब्वियस ही बात है कि 99% मतलब 1 से 1.5 लीटर करता है। तो सीधी सी बात है कि मतलब 99% ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीअब्जॉर्ब। ये क्यों होता है और ये इतना ज्यादा क्यों होता है भाई कि 180 लीटर है और उसमें से आप यूं मान के चलिए कि अप्रोक्सीमेटली 178 लीटर के आसपास फिर रीअब्जॉर्ब हो रहा है। ये जो फिल्ट्रेशन और रीअब्जॉर्प्शन की क्रिया है ये इस बात को अलाउ करती है कि जो भी प्लाज्मा में अवांछित पदार्थ है वो जल्दी से रिमूव हो जाए। और दूसरी बात की जो आयन है जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट और पानी, इन चीजों का बैलेंस भी शरीर में बना रहे। इसीलिए ये जीएफआर की क्रिया इतनी तेज होती है और रीअब्जॉर्प्शन इतना फास्ट होता है। और रीअब्जॉर्प्शन का काम क्या है कि बेसिकली दे नीड टू कीप द बैलेंस एंड द आयन एंड द न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर इन द ब्लड। हमारे जो बॉडी फ्लूइड में इन चीजों का कंसेंट्रेशन बराबर हो, हमारा जो ऑस्मो रेगुलेशन है, इसको जल नियमन की क्रिया प्रॉपर हो, इसमें ये रीअब्जॉर्प्शन बड़ी मदद करता है। टिब्यूल की भूमिका होती है। तो यहाँ आप देखिए कि ये मान लीजिए ये ऐसे ये टिब्यूल है ना, ऐसे ही था। ये प्रॉक्सिमल टिब्यूल था, फिर लूप ऑफ हेनले था, फिर डिस्टल टिब्यूल था। तो इस टिब्यूल का इतना सा पार्ट जो है ना,
इतना सा पार्ट वो यहाँ नीचे बताया गया। तो ट्यूब्यूल के अंदर वाला पार्ट क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ल्यूमेन। ये जो कोशिकाएं हैं इसकी, ये कहलाएगी ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स, जिसमें कि कुछ स्क्वामस एपिथेलियम और ये भी फेनेस्ट्रेटेड होते हैं। यहाँ ये जो देखिए यहाँ पर जो इसकी संरचना आप देख रहे हो ना, तो ये कोशिका यूं है। कोशिका क्या है, देखिए इसको ध्यान से आप देखेंगे ना, तो कोशिका कुछ यूं है कि यहाँ पर ज्वाइंट है, आगे ये फेनेस्ट्रेटेड है, मतलब बीच में ये जगह खाली है। आगे देखिए ये यहाँ पर तो ज्वाइंट है और ये खाली है। तो इसको हम कहते हैं ट्यूबुलर एपिथेलियम। और ये है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के ऊपर ही वासा रेक्टा, जो एक हमने बताया था आपको, शायद आपको याद नहीं हो, चलिए हम डायग्राम में बता देंगे आपको कि इसके ऊपर क्या होता है कि जो इफरेंट एट्रियोल निकला था ना ग्लोमेरुलस से, उसकी ब्रांचिंग हो करके और वो उसका बासा रेक्टा के भी ब्रांच साथ साथ में चलते हैं। बीच में थोड़ा सा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है या और यहाँ पर ये वासा रेक्टा होता है, सारा एब्जॉर्ब होकर के वासा रेक्टा में ही जाता है, मतलब खून में जाता है। क्योंकि ग्लोमेरुलस से जो इफरेंट एट्रियोल था वो आगे जाकर के वासा रेक्टा में, और इसकी बहुत सारी ब्रांचिंग होती है। इस तरह से ब्रांच इसके होते हैं। तो ब्रांच होकर के क्या कर, एक ट्यूब्यूल में है, दूसरे ट्यूब्यूल से ब्रांचिंग होती है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि सोडियम इज रीएब्जॉर्ब्ड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सोडियम का जो रीएब्जॉर्प्शन होता है, मतलब ये जो ल्यूमेन से यहाँ तक आएगा, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट द्वारा होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट ड्राइव्स एनायन। एनायन मतलब नेगेटिवली चार्ज आयन, जैसे कि आप क्लोराइड है, बाइकार्बोनेट है, ये सारे के सारे जो होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, मतलब जो एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का जो ग्रेडियंट होता है या जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है उसके अनुसार चलता है। पानी जो परासरण दाब जो होता है उसके अनुसार उसका रीअब्जॉर्प्शन होता है। और कंसंट्रेशन ऑफ अदर सॉलिड्स इंक्रीजेज एज द फ्लूइड वॉल्यूम इन ल्यूमेन डिक्रीजेज। अगर मान लीजिए पानी का एब्जॉर्प्शन होगा तो क्या होगा, वहां फ्लूइड वॉल्यूम कम हो जाएगा, द्रव की मात्रा कम हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है उसमें घुले हुए जो सॉलिड्स है, घुलनशील पदार्थ हैं, उनकी मात्रा बढ़ेगी। परमिएबल सॉलिड्स जो है ये डिफ्यूजन द्वारा रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, और जो नहीं परमिएबल होते हैं वो नहीं होते, लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर परमिएबल। तो इसमें दो तरह की क्रियाएं होती हैं, एक तो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जैसे यहाँ तो ये साफ लिखा हुआ है कि सोडियम इज रीअब्जॉर्ब्ड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अदर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट्स आर रीअब्जॉर्ब्ड बाय द पैसिव ट्रांसपोर्ट। और सारा ज्यादातर जो रीअब्जॉर्प्शन की क्रिया होती है पीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उसमें होती है। तो जो कलेक्टिंग डक्ट सिस्टम ही इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड बैलेंस को रीअब्जॉर्प्शन एक्सक्रीशन के थ्रू मेंटेन करता है, ये सारी बात हम बता चुके। कलेक्टिंग डक्ट पार्टिसिपेट इन द रेगुलेशन ऑफ अदर इलेक्ट्रोलाइट, दूसरे जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जैसे क्लोराइड है ना, पोटेशियम है ना, हाइड्रोजन है ना, बाइकार्बोनेट है, इसके जरिए ये रेगुलेट होते हैं। और ये दोनों प्रोसेस जो हैं, इसको रेगुलेट करने वाले जो होते हैं हार्मोन्स, ये हमने थोड़ा सा कल भी चर्चा किया था इन दोनों हार्मोन्स का आपके साथ, एल्डोस्टेरोन एंड एंटी डायरेटिक हार्मोन। ये किस प्रकार से आपने देखा था कि एंजियोटेंसिन और रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को रेगुलेट करते थे। और एल्डोस्टेरोन की क्या भूमिका थी, सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन या पोटेशियम के एक्सक्रीशन या वाटर के रीअब्जॉर्प्शन भी हम कल देख चुके हैं। तो इन क्रियाओं में इन दोनों हार्मोन्स की भूमिका होती है। ये डायग्राम हम इसलिए बता रहे हैं कि आगे हम आपको बताएंगे वासा रेक्टा के बारे में। तो जैसे अभी हमने आपको बताया था ना, वासा रेक्टा की भी चर्चा कर ही रहे थे आपसे। तो देखिए ये एफरेंट है, एफरेंट्स के जरिए क्या होगा कि ब्लड इसमें गया, फिल्ट्रेट होकर के ये इससे निकला, निकलने के बाद देखिए इसमें ब्रांचिंग हो जाती है, और ब्रांचिंग होती है। अच्छा देखिए ये जो टिब्यूल है, टिब्यूल यहां से निकला, ये बोमेन कैप्सूल है, बोमेन कैप्सूल से टिब्यूल निकला ऐसे करके, और निकलने के बाद देखिए ये क्या है, ये पीसीटी या प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल है जो यहां तक आया। ये लूप ऑफ हेनले यहां से चालू हो गया, देखिए लूप ऑफ हेनले यहां से आया, लूप ऑफ हेनले आगे जाकर के ये थिक असेंडिंग, इसको हम डिसेंडिंग, जो नीचे जा रहा है डिसेंडिंग लूप कहेंगे, इसको जो ऊपर जा रहा है असेंडिंग। असेंडिंग डिसेंडिंग खूब आएगा अभी टर्म जब हम बात करेंगे। सो दिस इज असेंडिंग लूप, ये लूप ऑफ हेनले का असेंडिंग लूप है। और ऊपर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आगे जाकर के कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में जुड़ता है।
इस बीच आप क्या देख रहे हो कि जो इफरेंट एट्रियोल थे उसमें ब्रांचिंग हो जाती है, और ब्रांचिंग होकर के इसने क्या क्या किया हुआ है, प्रॉक्सिमल, डिस्टल और लूप ऑफ हेनले, दोनों टिब्यूल और लूप हेनले को क्या किया हुआ है, चारों तरफ से घेरा हुआ है। ये तो आपका टिब्यूल हो गया। ये आपका वासा रेक्टा का है। वासा रेक्टा में क्या है कि इधर जो है वासा रेक्टा का जो ये वाला पार्ट था, यहाँ पर जो है ये वो खून है जो आया है कि क्या कहते हैं ग्लोमेरुलस से, और फिर ये सारा जो जितना वाटर है, इलेक्ट्रोलाइट है, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करके फाइनली जो ब्लड है वो दूसरे टिब्यूल से, इस डक्ट से निकल जाएगा। तो इसको इसलिए याद रखना जरूरी है कि आगे हम एक बात करेंगे काउंटर करंट मल्टीप्लायर की या दूसरी बातें करेंगे, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि मान लीजिए ये अगर सपोज करो कि एक सेकंड, ये अगर मान लीजिए कि ये टिब्यूल है, ये अगर टिब्यूल है तो इसके ऊपर क्या होता है, जो वासा रेक्टा होता है, वासा रेक्टा जो नलिकाएं होती है वो भी एक यू टाइप का लूप बनाती है और इनकी ब्रांचिंग होती है। और ये किस प्रकार से होती है, क्योंकि यहाँ से जब रीअब्जॉर्प्शन की क्रिया होगी तो क्या होगा, इस टिब्यूल से पानी निकलेगा और अल्टीमेटली कहाँ जाएगा, इसी में तो जाएगा ना। पहले ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाएगा या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाएगा, और फिर अल्टीमेटली क्या होगा, वो अल्टीमेटली इस वासा रेक्टा के अंदर ही जाएगा और फिर ब्लड का पार्ट बन जाएगा। तो यहाँ से सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन, जो भी रीअब्जॉर्प्शन यहाँ से निकल रहा है तो कहाँ जाएगा, यहाँ से निकल करके यहीं जाएगा। तो सोडियम है, वाटर है, क्लोराइड है, ये सारी चीजें एब्जॉर्ब होकर के अल्टीमेटली कहाँ जा रही हैं, इन्हीं ब्लड वेसल्स में जा रही हैं, विच इज अ पार्ट ऑफ वासा रेक्टा। जो वेस्कुलर पार्ट है यहाँ पर में चली जाती है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, जो फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट मतलब कि यहाँ से एफरेंट गया था और यहाँ से इफरेंट, यहाँ जो फिल्ट्रेट आया था, फिल्ट्रेट तो इसमें जाएगा। तो फिल्ट्रेट में पानी होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, बाइकार्बोनेट होता है, क्या कहते हैं हाइड्रोजन के आयन होते हैं, यूरिया होते हैं, ग्लूकोज, एमाइनो एसिड और कुछ ड्रग्स, ये सारी की सारी चीजें इनफिल्ट्रेट में होती है। नाउ दैट नीड्स टू बी रीएब्जॉर्ब। तो उसमें आप देखिए कि क्या है कि दो तरह के एरो है, कहाँ कहाँ रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, इसमें दो तरह के एरो आपको दिखाए हुए हैं, एक रेड एरो है, देख ब्लू है। रेड वाला जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट को दर्शा रहा है, जबकि जो ब्लू वाला है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट को। तो यहाँ आप देखिए क्या समझ में आता है कि यहाँ बाहर की तरफ जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है और इसके ऊपर फिर आपको पता ही है कि इस पर किसके ऊपर वासा रेक्टा कैसे रैपिंग होगी ऐसे करके, है ना। तो इसमें से क्या होता है कि पानी जो है ये तो सिंपल जो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट है उसकी दिशा में जाता है, क्योंकि यहाँ जो कंसंट्रेशन फिल्ट्रेट का ऐसा है कि बहुत ज्यादा इसमें सॉल्यूट्स हैं, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट और सारे न्यूट्रिएंट इसमें आ गए हैं, तो इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, तो पानी जो है सीधा सीधा क्या हुआ कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या ऑस्मोटिक ग्रेडियंट्स की दिशा में ये बाहर चला जाएगा और फिर बाद में वासा रेक्टा के जो नलिकाएं हैं उसको रीअब्जॉर्ब करेंगे। जो सोडियम है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जाता है, इसको हम और एक्सप्लेन करेंगे। जो न्यूट्रिएंट्स है ये भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जाएगा, क्योंकि ये जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जाते हैं, ग्लूकोज और एमाइनो एसिड वगैरह। और साथ साथ यहाँ देखिए कि पोटेशियम है, ये भी जा रही है, पोटेशियम पैसिव ट्रांसपोर्ट से जा रहा है, सोडियम और क्लोराइड एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जा रही है, ध्यान देने वाली बात। फिर क्या हुआ, डिसेंडिंग लूप है। ये जो मैंने कहा ना कि सबसे ज्यादा जो रीअब्जॉर्प्शन की क्रिया होती है इसी टिब्यूल में होती है, जो यहाँ से यहाँ तक वाला ये प्रॉक्सिमल टिब्यूल है। प्रॉक्सिमल टिब्यूल में देखिए यहाँ तक का जो भाग है वो तो कॉर्टेक्स का पार्ट है, ये आउटर मेडुला है और इनर मेडुला, जो लूप ऑफ हेनले है ये इनर मेडुला में है। अब होता क्या है कि यहाँ से यहाँ तक का जो पीसीटी का जो लूप है ये पानी के लिए परमिएबल होता है, यहाँ तक बिल्कुल। ये जहां तक जो असेंडिंग लूप चालू हो रहा है, जो थिन सेगमेंट का असेंडिंग लूप, यहाँ तक जो है, यहाँ तक का जो एरिया है खासतौर से, ये क्या होता है पानी के लिए बहुत ज्यादा परमिएबल है और सॉलिड्स के लिए भी परमिएबल है। इस वजह से यहाँ क्या होता है कि पानी के साथ साथ सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, सोडियम बाइकार्बोनेट, ग्लूकोज, एमाइनो एसिड, सारी चीजों का जो रीअब्जॉर्प्शन है वो यहाँ पर होता है। फिर आगे जो ये आप थिक फिलामेंट देख रहे हो ना, यहाँ आप देखिए कि यहाँ पानी नहीं निकल रहा है बाहर, यहाँ क्या निकल रहा है, यहाँ सिर्फ सोडियम क्लोराइड बाहर निकल रहा है। व्हाई? बिकॉज दिस पार्ट ऑफ द टिब्यूल इज नॉट परमिएबल फॉर वाटर। ये जो पार्ट है यहाँ का ये पानी के लिए परमिएबल नहीं है।
तो यहाँ क्या होता है, यहाँ से सोडियम क्लोराइड निकल रहा है, सोडियम क्लोराइड यहाँ निकल रहा है और पानी रिटेन हो रहा है, यहाँ पानी निकल रहा है, दूसरे भी निकल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि दोनों जगह पर जो ऑस्मोलरिटी है लगातार बदलेगी। इस ट्यूब के अंदर जो क्या कहते हैं, जो ऑस्मोलरिटी की हिंदी क्या होती है भाई, उसमें मतलब जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है वो बदलेगा। फिर जो डिस्टल ट्यूब्यूल है वहां पर भी सोडियम क्लोराइड जो है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट से बाहर जा रहा है, पोटेशियम इसमें अंदर जा रहा है। पोटेशियम इज अगेन रीअब्जॉर्ब इन द मतलब रीअब्जॉर्ब इन द ट्यूब्यूल। पानी बाहर निकल रहा है, बाइकार्बोनेट बाहर निकल रहा है, और हाइड्रोजन है, दो चीजें पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन ये जो है ये फिर चले जा रहे हैं डिस्टल ट्यूब्यूल में, क्या होता है फिर से ट्यूब्यूल में जा रहे हैं। यहाँ आने के बाद आप क्या देखते हो कि यहाँ पर सोडियम क्लोराइड भी बाहर निकल रहा है ना, यूरिया भी निकल रहा है और ये वाटर भी निकल रहा है। ये यूरिया जो यहाँ निकलेगा ना ये फिर से रीअब्जॉर्ब होकर के यहाँ चला जाएगा। ये क्या करता है कि पानी के कंसंट्रेशन को उस हिसाब से मैनिपुलेट करने के काम आता है। और यूरिया जो है यहाँ से फिर रीअब्जॉर्ब होगा, फिर यहाँ आएगा, फिर रीअब्जॉर्ब होगा। तो यूरिया कई बार रीअब्जॉर्ब होता है और फिर एक्सक्रीट होता है, रीअब्जॉर्ब होता है, एक्सक्रीट होता है, और इस प्रकार से यूरिया का कंसंट्रेशन लगातार पानी में बढ़ता रहता है। लेकिन आप एक बात ध्यान दीजिए कि यहाँ 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 हर जगह क्या है, पानी का प्रचुर रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। इसीलिए ऐसा संभव हो पाता है कि करीब 99% जो फ्लूइड है वो फिर से वो सारा रीअब्जॉर्ब या पुनर्अवशोषित हो जाते हैं। ठीक है, और ये जो लूप है, ये जो डिसेंडिंग लूप है और असेंडिंग लूप है, बीच में लूप ऑफ हेनले है, इसमें जो ब्लड का फ्लो है, ये सारी की सारी चीजें जो है ना, एक चीज को आगे एक फेनोमेना इससे संभव हो पाती है जिसको हम कहते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर। क्योंकि फ्लूइड का उल्टी दिशा में बहना, कि देखिए जो डिसेंडिंग लूप है इस दिशा में बह रहा है, असेंडिंग लूप में इस दिशा में बह रहा, और बीच में जो वासा रेक्टा होगी ना, जो वासा रेक्टा है मैं आपको बता दूं, जो वासा रेक्टा है यहाँ पर सपोज करिए वासा रेक्टा है, तो वासा रेक्टा अगर ऐसे है तो वासा रेक्टा में जो ब्लड का फ्लो है ये उल्टा होता है। मतलब वासा रेक्टा में जो ब्लड फ्लो होगा कैसे होगा, ये उल्टा होगा। तो ये जो एक दूसरे से, एक तो प्रॉक्सिमल और कन्वलेटेड ट्यूब्यूल में जो फ्लो उल्टा है, और जो वासा रेक्टा में जो फ्लो बिल्कुल ही उल्टा है, इन सब की वजह से क्या होता है कि रीअब्जॉर्प्शन की क्रिया को काफी मदद मिलती है। तो सबसे पहले हम देखें कि सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कैसे होता है। दिस इज एक्टिव प्रोसेस। तो यहाँ आप ध्यान दीजिए कि बाहर में ल्यूमेन के अंदर सोडियम कंसंट्रेशन हाई है, लेकिन जो ट्यूबुलर सेल्स है, जो एपिथेलियल सेल, वो वहां पर सोडियम कंसंट्रेशन लो है। तो हाई से लो तो आराम से आ जाएगा, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट की क्रिया से यहाँ आ जाएगा। लेकिन इधर की तरफ जो है, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है या जो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है, यहाँ पर सोडियम का कंसंट्रेशन फिर से हाई है। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ लो से हाई में तो जाएगा नहीं, तो यहाँ से यहाँ जो सोडियम के जाने की क्रिया होती है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट से संचालित होती है। और यहाँ पर जो सोडियम पोटेशियम ATPase पंप जो होता है, ये आपने पढ़ रखा है फर्स्ट ईयर में, उसकी वजह से ये संभव हो पाता है। यहाँ पर कुछ मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं और एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, जिसकी वजह से ये क्रिया संभव हो पाती है। और पोटेशियम जो है, पोटेशियम के साथ सोडियम जो है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ रहा है, पोटेशियम वापिस जा रहा है इसमें, किसमें कहते हैं, ट्यूबुलर सेल के अंदर जा रहा है। फिर ये सोडियम जो ग्रेडियंट क्रिएट होता है, उससे क्या होता है कि सोडियम का एक ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि फिर ये बाद में जो सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट होता है ग्लूकोज का, उसमें ये मदद देता है। तो देखिए कैसे है कि अभी सोडियम है हाई, ग्लूकोज है यहाँ पर लो, ठीक है। तो ये ग्लूकोज, अच्छा सोडियम जब हाई है तो इधर से इधर जाने का प्रयास तो करेगा ही करेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से यहाँ सोडियम जाने का प्रयास, तो सोडियम में आपने देखा था एक सेकेंड जो को ट्रांसपोर्ट होता था, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता था, जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते थे उसमें दो साइट होती थी, एक साइड पर सोडियम लगता था और दूसरी साइड पर ग्लूकोज लगता था, जिससे फिर क्या होता था, उसका एक्टिवेशन हो जाता था और फिर ATP को यूज करके क्या होता था कि वो दूसरे साइड चला जाता। तो फिलहाल क्या है कि ग्लूकोज और सोडियम एक पे लग गया, और जो सोडियम जो इधर से इधर जा रहा है ना, सॉरी वो मैं क्या बोल गया, उसमें होता क्या है कि सोडियम का पहले तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनता है, एक तरफ सोडियम बहुत हाई हो जाता है, एक सोडियम कम हो जाता है।
फिर हाई सोडियम से लो सोडियम कंसंट्रेशन की तरफ अपने आप मूव करेगा, और जब हाई से लो आता है तो अपने साथ क्या करता है कि जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है उसमें ग्लूकोज को भी अटैच कर लेता है। तो वही यहाँ पर हो रहा है कि मान लीजिए ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, इसका नाम है सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, SGLT, यहाँ देखिए प्रोटीन का नाम है। इसमें एक साइड ग्लूकोज की होती है, दूसरी साइड सोडियम की होती है। तो यहाँ पर ये दोनों मिल करके क्या होते हैं कि इस ट्यूबुलर सेल्स में ग्लूकोज भी आ गया, सोडियम भी आ गया। अब इधर जो है ग्लूकोज लो है, तो अब क्या होगा कि ग्लूकोज जो होता है तो पैसिव ट्रांसपोर्ट से चला जाएगा, लेकिन सोडियम चूंकि यहाँ पर हाई है इसलिए सोडियम जो जाएगा वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जाएगा, यहाँ पर ATP की मदद लगेगी। तो यहाँ पर ग्लूकोज जो डिफ्यूज यहाँ से यहाँ तक जो मूवमेंट हुआ था उसमें जो प्रोटीन था वो SGLT यानी कि सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर था, और ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर ये ग्लूट प्रोटीन कहलाता है। उसकी वजह से ये जो आपको दिख रहा है ना, ये GLUT ग्लूट प्रोटीन है। उसके बाद जो मेम्ब्रेन प्रोटीन का जो ट्रांसफर होता है कि जो ट्रांसफर की जो गति होती है, ट्रांसपोर्ट की जो गति होती है, मतलब आप देखिए कि जो ल्यूमेन से जो ट्रांसपोर्ट होकर के मटेरियल एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आ रहे हैं वासा रेक्टा और टिब्यूल के बीच में, तो वो किस रेट पर, उसका रेट कैसे होगा? ऐसा थोड़ी होगा कि मतलब कंसंट्रेशन आप लगातार अगर बढ़ाते जाएं, मान लीजिए एक कंसंट्रेशन आप लगातार बढ़ाते जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा कि इसके ट्रांसपोर्ट की गति हमें लगातार एक सीधी रेखा में बढ़ती नहीं रहेगी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी हमने आपसे दो प्रोटीन के नाम बताए, एक क्या नाम था SGLT सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, और GLUT, दो ट्रांसपोर्टर थे। उसी प्रकार से बहुत सारे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं। अब होता क्या है कि मान लीजिए प्लाज्मा में किसी सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन आप बढ़ाते जाएंगे तो एक सीमा आएगी जबकि एक टाइम में सारे के सारे जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन वो इंगेज हो जाएंगे। अब उसके बाद कोई स्पेयर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन बचेगा नहीं जो कि ट्रांसपोर्ट की क्रिया को अंजाम दे सके। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक स्टेडियम है, अब उसमें हर गेट से हर सेकंड में 2 जने निकल सकते हैं, तो हर सेकंड में ये मैक्सिमम है। मतलब एक बार क्या हो सकता है कि अगर उसके स्टेडियम के 10 गेट हैं तो 10 गेट में एक सेकंड में 20 जने निकल सकते हैं, मैक्सिमम 20 जने निकल सकते हैं, क्योंकि एक टाइम पे ये होगा कि 10 के 10 गेट इंगेज रहेंगे। उसी प्रकार जितने ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है वो सारे के सारे एक बार इंगेज हो जाएंगे, उसके बाद उस जगह पर जाकर के ट्रांसपोर्ट की गति बढ़नी बंद हो जाएगी। यही आपको दिखाया जा रहा है कि कोई भी सॉलिड है, सबस्ट्रेट है, उसका जो ट्रांसपोर्ट की दर है शुरू में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ने के साथ यहाँ पर ये बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, बट एक सैचुरेशन पॉइंट आता है, जिसको हम कहते हैं TM, ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम पॉइंट आता है, कि उस ट्रांसपोर्ट की गति चाहे आप कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओ, ये ट्रांसपोर्ट की गति आगे नहीं बढ़ती है। इसको हम कहते हैं कि इसको हम कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। तो कहने का मतलब जो मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट रेट होता है, जो रीअब्जॉर्प्शन के दौरान ल्यूमन से जो चीजों का ट्रांसपोर्ट की क्रिया थी, वो जो मैक्सिमम रेट है वो TM होता है हर एक सॉलिड के लिए, क्योंकि सबका ट्रांसपोर्ट प्रोटीन अलग अलग है। अब ग्लूकोज का जो फिल्ट्रेशन होता है, तो ग्लूकोज सबसे पहले तो ग्लूकोज सारा का सारा फिल्टर हो गया, ठीक है, ग्लूकोज सारा का सारा फिल्टर हो गया। और हाँ, तो कह रहा था ग्लूकोज का जो फिल्ट्रेशन होता है और रीअब्जॉर्प्शन होता है, मतलब जितना ग्लूकोज फिल्टर होता है ना उसका अप्रोक्सीमेटली 100% ग्लूकोज जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो ग्लूकोज का सिक्रीशन कितना होगा? ग्लूकोज जितना फिल्टर हुआ और माइनस जितना रीअब्जॉर्ब हुआ। अगर जितना फिल्टर हुआ उतना रीअब्जॉर्ब हो गया तब तो कोई इशू नहीं है, तब तो फिर यूरिन में ग्लूकोज आएगा ही नहीं, है ना। तो फिल्ट्रेशन रेट जो ग्लूकोज का होता है वो इस गति से बढ़ता रहता है, क्योंकि ग्लूकोज आपने देखा था कि टू सम एक्सटेंट पैसिव डिफ्यूजन से भी वो होता है। जहां पैसिव डिफ्यूजन होगा ना वहां पर जो मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट वाला जो नियम होगा TM वो लागू नहीं होता है। अब क्या है कि जो रीअब्जॉर्प्शन रेट है, अब जो क्या कहते हैं कि जो फिल्ट्रेशन रेट है वो तो बढ़ा, है ना, फिल्ट्रेशन रेट है वो तो बढ़ा, लेकिन जो रीअब्जॉर्प्शन रेट है यहाँ भी वो पैसिव ट्रांसपोर्ट से भले ही होता है, लेकिन होता क्या है जो पैसिव ट्रांसपोर्ट में भी, अभी मैं आपसे कह रहा था कि पैसिव ट्रांसपोर्ट है तब क्या होगा कि वो जो कर्व जाएगा वो लाइन जाएगी सीधी जाएगी,
लेकिन ग्लूकोज सीधा सीधा पैसिव ट्रांसपोर्ट से नहीं हो रहा है, बल्कि वो क्या हो रहा है कि सोडियम के को ट्रांसपोर्ट से ज्यादा हो रहा है। अब सोडियम के जब को ट्रांसपोर्ट से हो रहा है तो उसको एक खास प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। तो उस कंडीशन में अगर पैसिव ट्रांसपोर्ट से हो रहा होता तब तो जो रीअब्जॉर्प्शन 100% होता, लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि उसमें से SGLT और GLUT जैसे कुछ ट्रांसपोर्टर लगते हैं और वो ट्रांसपोर्टर जो है वो लिमिटेड है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि अगर ग्लूकोज का कंसंट्रेशन आप लगातार बढ़ाते जाएंगे, जो फिल्ट्रेट है, तो वो भी क्या होगा कि रीअब्जॉर्प्शन रेट उसका मतलब 375 mg पर ml, मतलब 375 मिलीग्राम पर मिनट से ज्यादा इसका रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता। जबकि प्लाज्मा ग्लूकोज अगर ज्यादा बढ़ जाएगा ना तब इश्यू आ जाता है, जैसा कि डायबिटिक पेशेंट में देखा जाता है। अब यहाँ क्या दिक्कत है कि जो प्लाज्मा ग्लूकोज है ही बहुत ज्यादा, तो फिल्टर होकर के तो सारा बाहर आ गया। अब फिल्टर होकर बाहर आ गया, लेकिन वो 350 या 345 जो भी मैंने आपको कहा mg पर मिनट, उससे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन हो नहीं सकता। तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो सिक्रीशन में आएगा। इसीलिए जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, जिनका शुगर हाई होता है, उनके यूरिन में ग्लूकोज आता है। अगर स्वस्थ आदमी है तो उसके यूरिन में ग्लूकोज नहीं आएगा, लेकिन चूंकि क्या है कि उसके चूंकि प्लाज्मा में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा है, वो सारा का सारा फिल्टर आउट हो गया है, तो उसका जो रीअब्जॉर्प्शन है उसकी एक सीमा है, उसके ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा। जो बचा खुचा ग्लूकोज है वो क्या होगा, जो यूरिन में आ जाएगा। तो ये देखिए, ये चारों ग्राफ यहाँ पर बताए हुए हैं कि जो एक नैसर्गिक रूप से ग्लूकोज के फिल्टर होने की जो रेट है वो इस प्रकार का कर्व है, लेकिन इसका जो रीअब्जॉर्प्शन का रेट है उस पर एक लिमिट है, उसमें क्या है, एक लिमिट है, उसका एक लिमिट है, ठीक है। और इसीलिए जो सरप्लस में अगर प्लाज्मा में उसकी मात्रा ज्यादा है, तो सरप्लस में अगर ग्लूकोज की मात्रा है तो उतना रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। और चलिए आगे देखते हैं कि जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, उसमें सॉल्ट डिफ्यूज होता है परमिएबल ट्यूब्यूल में टू इंट्रासेल डिस्टल ट्यूब्यूल रेगुलेट द सोडियम एंड NaCl। जो डिस्टल ट्यूब्यूल है आप खाली याद रखिए, अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर डायग्राम से ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा ये, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट कैरिंग फिल्ट्रेट थ्रू मेडुला टू रीनल पेल्विस, मतलब होता क्या है कि जो डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल है, DCT है, वहां से कलेक्टिंग डक्ट में जो फ्लूइड जाएगा, फिल्ट्रेट जाएगा, और फिर वहां से क्या होगा कि फिर वो कंसंट्रेट होकर सारा पानी वगैरह एब्जॉर्ब होकर के फिर क्या होगा, वहां पर ये सोडियम क्लोराइड का भी एब्जॉर्प्शन होता है, फिर फाइनली वो रीनल पेल्विस में जाता है, जहां से यूरेटर में जाता है। तो मैमेलियन किडनी जो होता है पानी को कंजर्व करता है, संरक्षित करता है बाय प्रोड्यूसिंग यूरिन दैट इज मच मोर कंसंट्रेटेड देन द बॉडी फ्लूइड। इसलिए यूरिन में क्या होता है कि उसमें सॉल्ट्स और दूसरी चीजों की मात्रा, जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, सॉलिड्स है, उसकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है। और ये एक्चुअली स्ट्रेटजी है कि पानी को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करो, यूरिनेशन के प्रोसेस में कम से कम पानी आप यूज कीजिए, इसलिए ऐसा किया जाता है। तो सॉलिड ग्रेडियंट और वाटर कन्वर्सन जो होता है ये लूप ऑफ हेनले और जो कलेक्टिंग डक्ट है, इसका एक प्रिसाइज अरेंजमेंट होता है, जिसके बारे में भी थोड़ी देर पहले हमने कहा भी, वहां पे एक मैकेनिज्म काम करता है, इसको काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म कहते हैं। तो सोडियम क्लोराइड और यूरिया जो है, इसमें ऑस्मोलिस, उसके जो फ्लूइड है ना, उसके अंदर जो लवणीय सांद्रता कहिए या जो ऑस्मोलरिटी कहिए, जो परासरण सांद्रता कहिए, उसको मेंटेन करने में मदद करता है, जिससे रीअब्जॉर्प्शन की क्रिया अच्छे से हो पाती है। अभी एक डायग्राम चला गया, कोई बात नहीं, चलिए देखिए, ये बोमैन कैप्सूल है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ जो ऑस्मोलरिटी होती है, जो सॉल्ट कंसंट्रेशन पर लीटर वाटर होता है, उस हिसाब से ऑस्मोलरिटी निकलती है, ऑस्मोल कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये है 300, ये 300 यहाँ है, और यहाँ पर क्या होता है, पानी जो है वो उसका रीअब्जॉर्प्शन, तो पानी इस ट्यूब्यूल से निकल करके इंटरस्टिशियल स्पेस में आता है, और वहां से फिर वासा रेक्टा के नलिकाओं में चला जाता है।
तो पानी लगातार यहाँ से जब रीएब्जॉर्ब होगा तो क्या होगा, पानी रीएब्जॉर्ब होगा तो फ्लूइड का वॉल्यूम कम होगा और धीरे धीरे देखिए आप कि जो ऑस्मोलैरिटी है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, 300 ना 400 ना 600 900 और यहाँ पर जाकर के लूप ऑफ हेनले के यहाँ पर आकर के तो अप्रॉक्सीमेटली कितना हो जाता है 1200। अब ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ से यहाँ तक जितना भी ये जो पीसीटी वाला जो पार्ट था, जो यहाँ क्या हो रहा है कि जो पीसीटी वाला पार्ट है यहाँ पैसिव ट्रांसपोर्ट के जरिए पानी लगातार निकला, क्योंकि दिस एरिया ऑफ द ट्यूब्यूल वाज परमिएबल फॉर वाटर, ये पानी के लिए पारगम्यता थी इसमें। जब 1200 कंसंट्रेशन हो जाता है फिर क्या होगा कि अब पानी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। फिर क्या होता है कि अब यहाँ से यहाँ तक जो होता है ये सॉल्ट्स के लिए परमिएबल होता है, ये रीजन जो मैंने कहा जो एसेंडिंग लूप है। अब धीरे धीरे क्या होगा इसमें, ये पानी के लिए परमिएबल नहीं है, पानी के लिए पारगम्यता नहीं है, लेकिन सॉल्ट के लिए पारगम्यता है। तो अब क्या हो रहा है कि जो ये 1200 हो गया था ना, 1200 ऑस्मोल हो गया था, इसमें से क्या हो रहा है कि सोडियम क्लोराइड लगातार बाहर निकल रहा है। अब सोडियम क्लोराइड जब लगातार बाहर निकल रहा है तो क्या होगा कि इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में सोडियम क्लोराइड की मात्रा बढ़ जाएगी। जब सोडियम क्लोराइड की मात्रा बढ़ जाएगी इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में तो क्या होगा कि फिर अच्छा जैसे सोडियम क्लोराइड बाहर निकलता जाएगा तो जो ऑस्मोलैरिटी है वो कम हो जाएगी। फिर क्या होगा कि फिर चूंकि अब सोडियम क्लोराइड यहाँ अभी भी बढ़ता जा रहा है, सोडियम क्लोराइड चूंकि बाहर जाता है तो इसका मतलब बाहर की ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है, तो इसकी वजह से पानी और मतलब पानी अंदर जो है ये उल्टा बोल गया, इसमें सोडियम क्लोराइड लगातार यहाँ पर जो बढ़ते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो पीसीटी है, पीसीटी से और पानी बाहर आता है। यहाँ सोडियम क्लोराइड बढ़ने का मतलब है कि पीसीटी से या जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है यहाँ से पानी का और बाहर आएगा। भले ये एरिया जो है पानी के लिए इम्परमिएबल हो, तो यहाँ से तो पानी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से बाहर नहीं आ सकता, लेकिन जो पीसीटी है वहां से पानी आ सकता है बाहर, क्योंकि यहाँ लगातार सोडियम क्लोराइड के यहाँ आने से ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है। यही कहलाता है क्योंकि करंट जिसका उल्टी दिशा में जा रहा है कि एक प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का करंट एक दिशा में, डिस्टल का दूसरी दिशा में है, और इस वजह से क्या होता है कि इसके उल्टे दिशा में जाने के कारण और जो ऑस्मोलैरिटी में उल्टा परिवर्तन होने के कारण, क्योंकि यहाँ आप ध्यान दीजिए कि यहाँ ऑस्मोलैरिटी नीचे की तरफ जाते हुए बढ़ रही है और इधर ऑस्मोलैरिटी ऊपर की तरफ जाते हुए कम हो रही है। तो ये जो ऑस्मोलैरिटी में चेंज हो रहा है और उल्टा जो करंट का मूवमेंट है, इसकी वजह से क्या होता है कि पानी का एब्जॉर्प्शन इसमें तेजी से होता है। पानी एब्जॉर्प्शन होता है तो फिर क्या होता है कि सोडियम क्लोराइड की मात्रा जो है वो बढ़ती जाती है, लेकिन ये क्या करता है कि सोडियम क्लोराइड की मात्रा बढ़ने के साथ साथ पानी को भी लगातार एब्जॉर्ब करता जाता है, और फिर सोडियम क्लोराइड जब यहाँ ज्यादा बढ़ता है तो फिर कलेक्टिंग डक्ट जो होता है वहां से ही पानी के रीअब्जॉर्प्शन में मदद मिलती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यूरिया यहाँ तक आया था, यूरिया एब्जॉर्ब होकर के यहाँ चला है, लेकिन यूरिया इंटरस्टिशियल फ्लूइड में नहीं जाता, ये कहाँ चला जाता है, ये चला जाता है इसके अंदर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर। इससे क्या होता है कि ऑस्मोलैरिटी बढ़ाता है, जिससे कि फिर सोडियम क्लोराइड और ज्यादा बाहर निकलते हैं। यूरिया यहाँ से इस तरफ नहीं जाता, नहीं यूरिया इसके अंदर जाता है, जिससे क्या होता है कि सोडियम क्लोराइड को और ज्यादा बाहर जाने में मदद मिलती है। और सोडियम क्लोराइड जहां जहां पैसिव ट्रांसपोर्ट से जा रहा है वहां वहां आप मान के चलिए कि वहां पर ग्लूकोज साथ में को ट्रांसपोर्ट के जरिए बाहर निकल रहा है। तो जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, यहाँ से 300 था, यहाँ पर 1200 हो गया। ये जो थिक वाला पार्ट है ये यहाँ लिखा हुआ है दिस पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल इज इम्परमिएबल टू वाटर, तो फिल्ट्रेट हैज द कंसंट्रेशन ऑफ 100 मिली ऑस्मोल पर लीटर एज इट एंटर्स द डिस्टल एंड कनेक्टिव ट्यूब्यूल में जब जाता है। डिस्टल ट्यूब्यूल है, ये कनेक्टिव ट्यूब्यूल है। यहाँ कंसंट्रेशन जो यूरिन का है वो करीब करीब कितना हो जाता है, यहाँ से फिर क्या होता है कि पानी का और रीअब्जॉर्प्शन होता चला जाएगा। यहाँ तो 300 था ही, 300 के बाद क्या होता है कि अब यहाँ पर चूंकि पानी अंदर जाता है और बाहर जो सॉलिड की मात्रा ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर यूरिया भी आ गया है, सोडियम क्लोराइड भी है और दूसरे जो पदार्थ जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में है। तो अब चूंकि यहाँ पर तो इसलिए पानी बाहर नहीं जा पा रहा था क्योंकि यहाँ पर ये परमिएबल नहीं था, लेकिन अब यहाँ पर चूंकि अब यहाँ पर ये फ्री हो गया, यहाँ पर पानी की परमिएबिलिटी है, तो पानी का चूंकि इसकी ऑस्मोलैरिटी कम है, यहाँ पर कंसंट्रेशन सॉल्ट्स का कम है, इसलिए पानी अब यहाँ से तेजी से, मतलब पानी एक तो पीसीटी में
और जो कलेक्टिंग टिब्यूल है, इन दोनों जगह पर पानी जो है बहुत तेजी से इन टिब्यूल से बाहर जा रहा है, मतलब रीएब्जॉर्प्शन की क्रिया हो रही है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, ये जो काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म है उसी को समझाया गया। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वाटर बट इम्परमिएबल टू सॉलिड्स। यहाँ पर पानी के लिए परमिएबल होता है इसलिए, लेकिन सॉलिड्स, क्योंकि आपने देखा कि जो पीसीटी था वहां सोडियम का जो था रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा था। यहाँ पर एक्वापोरिन नाम का एक ट्यूबुलर वॉल होता है जो पानी तो ट्यूबुलर वॉल के क्रॉस मूव करता है, और इस वजह से क्या होता है, पानी के लगातार मूव करने की वजह से जो फिल्ट्रेट है वो हाइपरटोनिक हो जाता है, उसकी ऑस्मोलिटी बढ़ जाती है। और आपने देखा था कि वो धीरे धीरे 300 से बढ़ता हुआ 600, 800 और अल्टीमेटली जब लूप ऑफ हेनले में आया था तो 1200 मिली ऑस्मोल हो गया था। ये असेंडिंग लूप इज इम्परमिएबल टू वाटर बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एक्वापोरिन and common transporter protein for water channels in all the cells except for the ascending loop, but permeable to solids। इसलिए यहाँ क्या होता है, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड, तो सोडियम और क्लोराइड तो बाहर निकल जाएंगे, पोटेशियम इसके अंदर जाएगा। ठीक है, इंटरस्टिशियम इज नाउ सॉल्टी। अब इसके सोडियम क्लोराइड के इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाने की वजह से क्या होता है कि जो इंटरस्टिशियल पार्ट है वो हाइपरटोनिक हो गया, जबकि जो ट्यूब्यूल के अंदर वाला पार्ट था वो हाइपोटोनिक हो गया, और ये इससे फिर पानी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये होता क्या है कि दिस अट्रैक्ट्स वाटर, दिस कंस्टिट्यूट अ सिंगल इफेक्ट ऑफ द काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस। ये काउंटर, चूंकि एक से दूसरे जो फ्लो ऑफ फ्लूइड है वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में, इस वजह से और ऐसा हो पाया। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ these ion form the thick ascending loop creates an osmotic pressure drawing water from descending loop into the hyperosmolar medullary space। ये डिसेंडिंग लूप से क्या होता है कि और बीच में मेडलरी स्पेस में आता है और वहां पर हाइपरटोनिक हो जाता है पानी, और जो काउंटर करंट फ्लो विद इन द डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लूप दस इंक्रीजेज और मल्टीप्लाइड द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बिटवीन ट्यूबुलर फ्लूइड एंड इंटरस्टिशियल। जो ट्यूबुलर फ्लूइड और इंटरस्टिशियल स्पेस के बीच में क्या होता है, ये ऑस्मोटिक ग्रेडियंट लगातार बढ़ाया जाता है काउंटर करंट की वजह से, जिसकी वजह से कि पानी का मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन हो पाता है, तो इसी इसको मल्टीप्लायर कहा जाता है। अब यहाँ देखिए कि जैसे ये तो प्रॉक्सिमल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल है, ये असेंडिंग लूप है, आगे जाकर डिस्टल में जाएगा और बीच में आपको वासा रेक्टा दिख रहा है। तो अब देखिए यहाँ 300 ऑस्मोल था। अब यहाँ चक्कर ये है कि यहाँ पर ये सॉल्यूट्स का ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, पानी का हो सकता है। पानी यहाँ से निकल रहा है और निकलने के बाद ऑब्वियसली कहाँ जाएगा, ये वासा रेक्टा में जा रहा है। ठीक है, फिर यहाँ आते आते क्या, पानी के निकलने की वजह से ये मिली ऑस्मोल 1200 मिली ऑस्मोल इसका कंसंट्रेशन हो गया, 1200 मिली ऑस्मोल हो गया। लेकिन अब यहाँ से यहाँ आगे की कहानी ये हुई कि अब आगे जाकर के पानी के लिए इम्परमिएबल हो गया, लेकिन सोडियम क्लोराइड के लिए परमिएबल हो गया। तब यहाँ से सोडियम क्लोराइड निकल करके यहाँ जा रहे हैं, यहाँ सोडियम क्लोराइड, अब देखिए यहाँ से 300 से शुरू हुआ था, लेकिन यहाँ जैसे जैसे सोडियम क्लोराइड की मात्रा बढ़ रही है, अब ये क्या हो रहा है, ये हाइपर ऑस्मोलिटीज में आ रही है। हाइपर ऑस्मोलिटी होने से के कारण क्या होगा कि ये पानी को रीअब्जॉर्ब करेगा। तो ये वासा रेक्टा भी मैक्सिमम पानी को कैरी करने के लिए क्या करता है कि यहाँ पर इसके सोडियम क्लोराइड, अब इसका जो डायरेक्शन है ये भी देखिए अलग है। यहाँ 300 से चला था, इसमें यहाँ से सोडियम क्लोराइड आने के कारण क्या हुआ कि इसकी ऑस्मोलिटी बढ़ी, और इसमें ऑस्मोलिटी बढ़ने के कारण अब जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जो पानी है ये अब इसमें reabsorb हो जाएगा। So the counter current multiplying involving the loop of Henle maintains a higher salt concentration in kidney and enables the kidney to concentrate the urine। ये सारी कहानी यहाँ तक हमने बता दी। इसके साथ ही एब्जॉर्प्शन की क्रिया खत्म हो गई। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो मेरे से पूछना। थैंक यू वेरी